हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट पर इस टाइम पॉलिटिकल ऑनर्स के सेकंड मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं और उसकी 2 क्लासेस भी हम कर चुके हैं। आज थर्ड क्लास है, उसमें हम यूरोसेंट्रिज्म पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका परिचय कि यूरोसेंट्रिज्म जो है वो उसकी शुरुआत करने से पहले ही बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे क्यों विश्व के बहुत सारे देश के लोग गरीबी और आर्थिक कंगाली की अवस्था में हैं, या कैसे सामाजिक आंदोलन जैसे अमेरिका में नागरिक आंदोलन हुआ, ईरान में, म्यांमार में लोकतंत्र सहमत आंदोलन का उदय हुआ था, तो क्यों इनमें से कुछ सफल हुए थे, कुछ असफल हुए थे। इससे पहले देखो, ये वाली बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों की खोज जो हुई, सब चीज़ें बताई गई, बनाई गई, जिनके बारे में खोजा गया, जिन पे चर्चाएं चली, विचार हुए, वो सब यूरोप में ही हुए, अमेरिका में हुए। इन 2 जगहों पे ही सबसे पहले ये चीज़ें हुई थी। तो इस अध्याय में हम यूरोपीय केंद्रवाद से आगे बढ़कर विश्व को समझने का विश्लेषण करेंगे कि जो यूरोपीय केंद्रवाद है, यूरोपियन सेंट्रिसिटी है, उससे आगे बढ़कर पूरे वर्ल्ड को समझने का और उसको एनालाइज करने की आवश्यकता और उसका प्रयत्न पर प्रकाश डालेंगे। उससे पहले तुलनात्मक राजनीति एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में हमें कंसेप्चुअल, एनालिटिकल और टूल्स का एक तैयार और बना बनाया संग्रह प्रदान करती है कि इन तीनों का मतलब एक इन तीनों को बनाकर एक चीज़ बनाकर उसको हमें प्रदान करती है, जिसका उपयोग हम सामाजिक विश्व के बारे में अनगिनत सवालों को समझने और उनका उत्तर देने के लिए करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वो इन चीज़ों को, इन तीनों को संकल्पनात्मक, विश्लेषणात्मक और उपकरण, ये इन तीनों चीज़ों से तैयार होकर एक एक बॉडी टाइप बना देती है, जिससे हमें हर चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो अब हम यूरोपीय केंद्रवाद को समझ लेते हैं। सबसे हम मीनिंग ऑफ यूरोसेंट्रिज्म, यूरोपीय केंद्रवाद का अर्थ देखते हैं। यूरोपीय केंद्रवाद एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जो पश्चिमी सभ्यता पर आधारित है और उस प्रवृत्ति को प्रदर्शित भी करता है। यूरोसेंट्रिज्म जो है एक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव है जो पश्चिमी सभ्यता है उस पर डिपेंडेड है और उस प्रवृत्ति को प्रदर्शित भी करता है, जिसमें विश्व की व्याख्या यूरोप और एंग्लो अमेरिकन मूल्यों के आधार पर की जाती है। जैसा मैंने आपको अभी इंट्रो में बताया कि विश्व की जो व्याख्या है वो यूरोप और अमेरिका के बेस पे ही की जाती है, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा मतलब वहीं सारी चीज़ों की खोज हुई, वहीं विचारक इतने सारे सब सब वहीं पाए जाते हैं, सबसे पहले वहीं पाए गए। 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक सब कुछ इसी से जुड़ी हुई धारणा और संकल्पना नृजातीय केंद्रवाद की है, इथोसेंट्रिज्म की। यूरोपीय केंद्रवाद का विकास यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत तक इसका स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। जो यूरोसेंट्रिज्म का डेवलपमेंट हुआ वो यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान ही हो गया था, और इसका जो मॉडर्न टाइम की शुरुआत है, इसकी जो वास्ट ये हो रहा है और सब कुछ इसमें बढ़ रहा है, उससे ही देखी जा सकती है। 1988 में पहली बार यूरोसेंट्रिज्म शब्द का प्रयोग मार्क्सवादी विचारक समीर अमीन ने किया, पूंजीवादी विकास की विचारधारा को परिभाषित करने और वैश्विक केंद्र परिधि मॉडल और निर्भरता सिद्धांत के संदर्भ में किया था। इनके नाम याद रखना, मार्क्सवादी विचारक थे ये, समीर अमीन नाम था इनका, और इन्होंने जो पूंजीवादी कैपिटलिज्म डेवलपमेंट था उनकी विचारधारा, उनकी थिंकिंग को बताने के लिए और वैश्विक केंद्र परिधि मॉडल और निर्भरता सिद्धांत जो थे उनको संदर्भ में लाने के लिए इसका प्रयोग किया था। किसका? यूरोसेंट्रिज्म का। सो हमने इसका इंट्रो देख लिया और इसका मीनिंग देख लिया। इससे काफ़ी सारी बातें पता लगती हैं कि यूरोसेंट्रिज्म वर्ड आया क्यों और कैसे आया, और उससे पहले क्या सवालात इकट्ठे हो गए थे, बहुत सारे क्या बातें आ गई थी। सो अब हम इसकी विशेषताएं और तुलनात्मक अध्ययन पर जो उसका प्रभाव पड़ा वो देख लेते हैं। यूरोपियन सेंट्रलिज्म, स्पेशलिटी एंड इफेक्ट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़। तो यूरोपीय केंद्रवाद यूरोपीय और यूरोपीय लोगों को इतिहास और ऐतिहासिक विश्लेषण केंद्र मानता है। यूरोपीय केंद्रवाद जो है वो यूरोप और यूरोप के लोगों की जो हिस्ट्री है और उसकी हिस्टोरिकल एनालिटिक्स है
उनको एक केंद्र मानता है। ये धारणा यूरोपीय सभ्यता को सर्वोपरि मानती है। जो यूरोपीय सभ्यता है, यूरोप की सिविलाइजेशन है, उसको सबसे ऊपर मानती है। और यूरोप स्वयं को दूसरे विभिन्न सभ्यताओं में से एक सभ्यता न मानकर विशेष और विशेष सभ्यता मानता है। वो ये मानता है कि जितनी सभ्यताएं आई हैं, मैं उन सब से अलग हूँ और मुझ में ही सारे सब चीज़ डेवलप हुई, चेंजेस हुए और बहुत सारी चीज़ें आई, मैं सबसे अलग हूँ। वो सब सभ्यताओं में अपने आप को नहीं देखता। तो मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सबसे पहले कंपैरेटिव तुलनावादी जो थे वो कौन थे? हमारे अरस्तु थे। उनके बाद प्लेटो आए और भी बहुत सारे आए, मैकियावेली आए, बहुत सारे अनगिनत नाम, जिनके नाम मैं आपको उस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, उनके नाम लिखने ही पड़ते हैं। उन सब ने कैसे बहुत कोशिशें की, उस टाइम में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आई, प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ हुआ। लेकिन आगे चलते चलते धीरे धीरे ये यूरोसेंट्रिज्म, जो ये समीर अमीन ने वर्ड की खोज की, किस लिए? विचारधारा, पूंजीवादी विकास की विचारधारा को परिभाषित करने के लिए। तो उसके बाद इसमें जाहिर है, जब इस विचारधारा को परिभाषित किया गया, इसमें विशेषताएं आई, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं है, क्या चेंजेस हैं, वो सब इसमें बताया गया है। इसका मानना है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक तथ्य या मॉडल या खोजे जा सकते हैं जो सभी समय और परिस्थिति में लागू किए जा सकते हैं। यूरोपीय केंद्रवाद जो है, इनका मानना है कि कुछ ऐसे साइंटिफिक तथ्य हैं, उनके मॉडल्स हैं, उन सबको खोजा जा सकता है जो सभी समय में, सभी टाइम में और सभी परिस्थिति, जो भी परिस्थितियां हैं, उन सब में लागू किया जा सकता है। इसे सार्वभौमिकतावादी दृष्टिकोण कहते हैं, यूनिवर्सलाइजन। ये धारणा न केवल अपनी मान्यताओं को अधिक महत्व देती है और अपनी इन मान्यताओं को एक चुनौती पर ही राजनीतिक संस्थाओं को परखती है। ये मान्यता जो है अपने आप को ही मतलब एक इम्पोर्टेंस देती है कि हाँ, मैं ही एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ सब सभ्यताओं में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूरोपीय केंद्रवाद की सभ्यता ही मानी जाती है। 1950 के दशक तक तुलनात्मक राजनीति के केंद्र बिंदु में पश्चिमी यूरोप के देश ही रहते थे, प्राथमिक रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन और सोवियत संघ। ये बात इन्होंने यहाँ इसलिए बोली है, 1950 के दशक तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के केंद्र बिंदु जो मेन रहते थे पश्चिमी यूरोप के देश में, वो स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन और सोवियत संघ रहते थे। अब आप ये जानते हैं कि जैसे वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, और बहुत सारे युद्ध हुए, आपस में होते रहे। जर्मन और फ्रांस के बीच में हुए, फ्रांस में, रशिया में हुए, ब्रिटेन में हुए, और सोवियत संघ और अमेरिका, ये दो गुट बट गए थे। इनमें विचारधाराओं का जो शीत युद्ध का वो चला था। तो ये यूरोप के सारे ये देश थे। तो 1950 से ही लेकर इन सब में ये सारी बातें चल रही थी। आगे तक, ये बिल्कुल एंड तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये सारी बातें इसमें चलती रहीं। इन्हें ही अध्ययन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश समझा गया। क्यों समझा गया? इनको सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए समझा गया क्योंकि सारे चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें, और इन्होंने जैसे ब्रिटेन ने और बहुत सारी चीज़ों ने भारत पे भी आक्रमण किया था, सब चीज़ें करी थी। इन लोगों को इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश समझा जाता है कि इन लोगों ने ही सारी चीज़ों का आक्रमण किया, खोज की। तुलनात्मक राजनीति उन दिनों के बल औपचारिक कानून, सरकार के और संवैधानिक संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित नहीं थी। इसे तुलनात्मक शासन कहा जाता था। आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन का कंपैरिजन बताया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या है। उसके बाद उसमें मैंने ये भी बताया था कि 20वीं शताब्दी तक चलते चलते जो नए वैज्ञानिक आ गए थे, उन्होंने इतनी उसको खोज कर करके वैज्ञानिकों ने जो खोज की थी, उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट का वर्ड ही हटा दिया था, सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कर दिया था 20वीं शताब्दी तक आते आते। तो इन्होंने ये बोला कि उस समय, कब की बात हो रही है? 1950 की बात हो रही है। तो औपचारिक, कानूनी और सरकार की जो संवैधानिक संस्थाएं थी, उन सब के अध्ययन के लिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट उसको कहा जाता था कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट इनका अध्ययन करती है, ना कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। 1950 के मध्य से पहले
राजनीति के गतिशील और औपचारिक आयाम जैसे राजनीतिक दल, हित समूह, निर्णय निर्माण जैसे मुद्दे पर कम ही ध्यान दिया जाता था। 1950 के मिड से पहले राजनीति की गतिशील जो पॉलिटिक्स की जो स्पीड थी और उसके ऑफिशियल आयाम थे, उस सब में पॉलिटिकल पार्टीज और जो डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों पर, ये जो मुद्दे थे, इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के दूसरे चरण 1950 के मध्य से लेकर 1960 के बाद के कुछ दशकों को प्रोफेसर मोहंती व्यवहारवाद, विकासवाद, आधुनिकीकरण का युग कहते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो स्टडी है, उसका जो दूसरा चरण आया 1950 के मिड में और 1960 की शुरुआत तक। उसके बाद भी कुछ दशकों तक प्रोफेसर मोहंती जो है वो इसको व्यवहारवाद, विकासवाद और आधुनिकीकरण का युग कहते हैं। इस चरण में 1960 में आलमंड की पुस्तक पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरिया प्रकाशित हुई थी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा। इस चरण के दौरान आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण और बहुत सारे विकास आदि संकल्पनाएं जो थी, तुलनात्मक अध्ययन का एक मुख्य विषय बन गई थी। जैसे राष्ट्र निर्माण था, आधुनिकीकरण था और डेवलपमेंट्स थे, उन सब का वो एक कंपैरेटिव अध्ययन जो थी, स्टडी थी, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन गया था, टॉपिक बन गए थे कि भाई अब तो हम इन पर ही बात करनी है, इनके द्वारा ही, इनकी वजह से ही हमें आगे की सब चीज़ों को चलाना है। सो एप्टर, रोकन, वार्ड, पाई, वर्बा राजनीतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में सार्वभौमिक महत्ता का दावा करते हैं। ये जो फिलोसफर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। ये सारे फिलोसफर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम लिखने ज़रूरी हैं क्योंकि इन लोगों का इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हाथ है। इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं, पर्सपेक्टिव है, उनके प्रतिपादन में एक सार्वभौमिक महत्ता का दावा करा है कि एक सार्वभौमिक महत्ता का मतलब यहाँ इन्होंने ये बताया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सार्वभौमिक है, इसको ना टाला जा सकता है ना हटाया जा सकता है। तो ये दावा था कि ये सभी संस्कृति और वैचारिक सीमाओं के परे लागू किए जा सकते हैं। अब इन सब के परिणाम स्वरूप यूरोपीय केंद्रवाद को चुनौती और बहुत सारी जो आलोचनाएं थी और जो उसमें परेशानी आई थी, उन सब का सामना करना पड़ा था। ये सारी चीज़ें आपने पीछे देखी, कैसे क्या क्या हुआ और किन विचारकों ने क्या बात बोली, क्या नहीं बोली। कुछ ने आलोचनाएं की, कुछ ने उनका समर्थन किया, कुछ ने उनके खिलाफ बातें की। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना केंद्रवाद में जो उसकी चैलेंजेस थे और उन सब में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियां आ गई थी। सो ये हमारा यूरोसेंट्रिज्म मैंने आज आपको थोड़ा सा पढ़ाया है, ये पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाया क्योंकि अगर मैं ये पूरा आपको पढ़ा देती हूँ आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलोसफर्स के नेम हैं। सो ये हमारा यूरोसेंट्रिज्म का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हमारा 24 अक्टूबर सैटरडे को होगा और आप इसके नोट्स बना लें ताकि आपको आगे के नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे और आप उसको वीडियो के साथ साथ बैठ के नोट्स बना लें। क्योंकि अगर आप, ये नॉर्मल बात है कि आप जब नोट्स बनाएंगे और उसको पेंडिंग रख देंगे तो जाहिर है आप पिछला भूल जाएंगे। सो साथ में नोट्स बनाते चलोगे तो इससे आसानी होगी। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं या कोई चीज़ की कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। सो आप इसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।